प्रातःकालीन शुभ वंदन। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम दूरदर्शन के सफ़र की बातचीत आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। हम जानते हैं हमारे जो दर्शक है वो दूरदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान देते हैं और आप लोगों के कारण ही आज दूरदर्शन ने तरक्की की है, उन्नति की है। दोस्तों, हमारा ये सफ़र 1995 से शुरू हुआ और 2001 में ये दूरदर्शन हिमाचल अस्तित्व में आया और ये सफ़र जब आगे बढ़ा तो 2009 में 4 घंटे का प्रसारण दूरदर्शन हिमाचल का बना, जो आप सब लोगों ने बहुत सराहा। हमारे कार्यक्रमों में जहां कृषि आधारित कार्यक्रम रहते हैं, संगीत के कार्यक्रम रहते हैं, ज्ञान विज्ञान के कार्यक्रम रहते हैं, वहीं युवाओं एवं महिलाओं को प्रेरित करने के लिए भी बहुत से कार्यक्रम दूरदर्शन हिमाचल से प्रस्तुत किए जाते हैं। और इस बात का हम अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे कार्यक्रमों को बहुत सराहते हैं, आप हमारे लिए बहुत उन्नति की कामना करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है ये विशेष इसलिए है क्योंकि आज के कार्यक्रम का शीर्षक है मैं और दूरदर्शन। मैं अर्थात ऐसे कलाकार जो वर्षों से दूरदर्शन से जुड़े हैं, उनको दूरदर्शन से पहचान मिली और उनके कारण आज दूरदर्शन अस्तित्व में आया है। दोस्तों, ये सफ़र जब आगे बढ़ा तो 16 फरवरी 2023 को डीडी हिमाचल का सफ़र 24 घंटे का हो गया और अब आप अपने टीवी सेट के माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे कलाकार से आपसे मिलाना चाहते हैं जो बचपन से दूरदर्शन से जुड़े हैं। जब से दूरदर्शन की शुरुआत हुई तब से इस कलाकार को आप देख रहे हैं। कभी इनके गीतों को सुनते हैं, कभी इनकी नाट्य शैलियों से आप रूबरू होते हैं। मेरी मुराद है, मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ राजगढ़ सिरमौर से आए बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही उन्नति करने वाले कलाकार श्री गोपाल हब्बी जी। हब्बी जी एक ऐसे कलाकार है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ख्याति प्राप्त है। हब्बी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की सुबह की शुरुआत हम राम जी की धुन से करना चाहते हैं। क्या सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप? सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र शिमला के जो दर्शक है उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज जैसे आपने बताया कि आज लगभग 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3 साल पहले जब ये कार्यक्रम 24 घंटे 7 दिन की इसकी शुरुआत की गई थी और उस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए थे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, तो उस समय भी हमारा दल उस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने आया था। तो आपने कहा एक भजन, एक छोटी सी रचना है, एक भजन लिखा है मैंने, उसी को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि शिवरात्रि का पर्व भी है और पिछले दिन क्या आज भी भंडारे हो रहे हैं जगह जगह पर। तो एक भजन से शुरुआत करना चाहूँगा। घोड़ी पोलोरी जिंदड़ी रा कोरना ना गुमानो रे, बखी तोरा भोजे लोना रामोरा नाओ रे। घोड़ी पोलोरी जिंदड़ी रा कोरना ना गुमानो रे, बखी तोरा भोजे लोना रामोरा नाओ रे। घोड़ी पोलोरी जिंदड़ी रा मतलबी दुनियादारी झूठी मोह माया रे, दिन राति मोह माए मानू उलझाया रे। मतलबी दुनियादारी झूठी मोह माया रे, मोह माए दिन राति मानू उलझाया रे। तेरा मेरा कर दे भी तो जिंद जानो रे, बख तोरा भोजे लोना रामोरा नाओ रे। घोड़ी पोलोरी जिंदड़ी रा चार धेड़े जिंदड़ी रे, कोबे मऊ तो आजो राम नाम भोज दे कोरे लोणे कामो काजो। चार धेड़े जिंदड़ी रे, कोबे मऊ तो आजो राम नाम भोज दे कोरे लोणे कामो काजो। जिंदगी तो बीते जाने चुकने ना कामो रे, बख तोरा भोजे लोना रामोरा नाओ रे।
घोड़ी पोलोरी जिंदड़ी रा। गोपाल जी, महाशिवरात्रि का पर्व हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया गया और भगवान शंकर के इष्ट देवता हैं प्रभु श्री राम। आपने उन्हीं के शब्दों को, श्री राम की वंदना को आपने प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर आपने शब्दों का चयन भी किया है और बहुत सुर में आपकी ये प्रस्तुति थी। गोपाल जी, हमारे दर्शक जो हमारे से जुड़े हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि संगीत के प्रति आपका रुझान, आप नाट्य शैली के भी बहुत महान प्रखर है, कैसे आप इन शैलियों से जुड़े और संगीत से जुड़ने का कारण क्या रहा? संगीत से एक तो परिवार से ही, क्योंकि पिताजी रेडियो आर्टिस्ट रहे और बचपन से ही ऐसा माहौल था। बड़े भाई डॉक्टर जोगेंद्र हाबी जी, वो भी बचपन से ही उन्होंने नृत्य में और एक उसके बाद सांस्कृतिक दल का गठन किया और लोक संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने गहनता से कार्य किया। तो कुदरती संस्कारवश जो है ये संगीत जो है मुझे मिला और बचपन से लेकर के स्कूल टाइम से मुझे गाने का शौक़ था, नृत्य का शौक़ था। हालांकि मैं अभी भी ऐसा कोई बड़ा गायक नहीं हूँ और नृत्य से भी जुड़ा रहा और सबसे पहले आया भी मैं एक नर्तक कलाकार के रूप में जो है मंच पर प्रस्तुतियाँ दी। तो जब पहले तो स्कूल कॉलेज में हम गाते रहते थे, नृत्य करते रहते थे, तो काफ़ी छोटी उम्र में ही जो है कार्यक्रम देने शुरू कर दिए। बड़े भाई के साथ जब कई कार्यक्रम देते थे तो फिर धीरे धीरे जब एक पूरा माहौल मिल गया, सांस्कृतिक दल में धीरे धीरे कार्य करना शुरू किया, तो थोड़ा सा इसके प्रति और ज़्यादा रुझान, क्योंकि पहले तो सिर्फ शौकिया तौर पर हम कार्य करते थे। समय के साथ साथ ये हुआ कि जब ये लगा कि अब इसी क्षेत्र में शायद हमारा भविष्य है, इसी क्षेत्र में काम करना है, तो फिर बड़े भाई साहब मुझे हमारे प्रदेश के महान कलाकार हैं पंडित डॉक्टर के.एल. सहगल जी, उनके पास ले गए कि थोड़ा तुझे जो है गाने का आइडिया होगा, कल को गाना भी सीखना पड़ेगा कहीं, कोई सांस्कृतिक दल में कई बार ज़रूरत पड़ती है एक डांसर या कलाकार, सिंगर की या वादक की। तो गुरुजी के पास ले गए, परंतु कुछ ही दिन में उनके पास सीख पाया। गुरुजी का स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, तो इसी कारण फिर मैं बहुत समय तक उनके पास सीख नहीं पाया। उसके पश्चात मैं सोलन में एकेडमीज लाते हैं श्री आर.डी. शर्मा जी, उनके पास चला गया। फिर उनसे कि इस तरह मुझे गाना सीखना है, तो उन्होंने कहा थोड़ा आप जो है बेसिक सीखिए और क्लासिकल भी सीखिए कुछ, उससे आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा गाने का। परिवार का माहौल था, आपके पिताजी कलाकार थे, आपके भाई का सानिध्य प्राप्त हुआ। जी जी। और संगीत के गुण तो मनुष्य के अंदर रहते हैं जी, गुरुओं के पास जाकर उसमें निखार आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गोपाल हब्बी जी, गीतम नृत्यम वाद्यम त्रयम संगीतम उच्यते। जी जी। गीत, नृत्य और वाद्य, गायन इन तीनों को मिलाकर ही संगीत बनता है जी। और तीनों में आपकी प्रवीणता है, ये बहुत बढ़िया बात है। दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि दूरदर्शन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? दूरदर्शन का मंच जब से आपको मिला, आपने क्या तब्दीलियां अपने में पाई और कैसा सफ़र रहा दूरदर्शन के साथ आपका? दूरदर्शन की जो रिकॉर्डिंग होती थी पहले गांव में, लोक नृत्यों की विशेषकर रिकॉर्डिंग होती थी, तो शायद मैं उस समय मेरे ख्याल सेकेंडरी का विद्यार्थी रहा हूँगा। तो भाई साहब के साथ कई बार मौका मिलता था, जो रिकॉर्डिंग होती थी हमारे गांव में, इलाकों में आसपास रिकॉर्डिंग होती थी। और मुझे याद है कि उस समय L.R. गाजटा जी यहाँ पर डायरेक्टर होते थे और ये मैं मानता हूँ कि जितना स्ट्रिक्ट वो थे, मतलब अपनी पारंपरिकता को लेकर के बिल्कुल इतनी कोई गलती नहीं मानते थे। किसी की वेशभूषा में कोई कमी है या कोई गीत ऐसे गा दिया, सम से बाहर कोई गायक हो गया, तो और मैं ये मानता हूँ कि वो आज तक हमारे ऊपर वो प्रभाव है, जो पारंपरिकता बरकरार रही है, उसमें दूरदर्शन का भी बड़ा योगदान है। तो उसके बाद पहले तो कार्यक्रम इस तरह होते थे कि इतनी टेक्निक नहीं थी,
रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद एडिटिंग में कई दिन लग जाते थे। और जब भी बाहर रिकॉर्डिंग होती थी तो बार बार शूट होते थे, पहले क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट आएंगे, फिर क्लोज शॉट होंगे। आज टेक्निक काफ़ी बढ़ चुकी है और बचपन से लेकर के, हम तो उस टाइम बच्चे ही थे जब से हम देख रहे हैं दूरदर्शन के कार्यक्रम और उसमें भाग भी लेते रहे। फिर दूरदर्शन में कई केंद्रीय मंत्री आए जिनके पास सूचना प्रसारण विभाग रहा। मुझे याद है कि हमारा सांस्कृतिक दल, जब मैडम सुषमा स्वराज जी होते थे उस समय हमारे दल के कार्यक्रम हुए, आनंद शर्मा जी आए। तो समय समय पर जो मुख्य कार्यक्रम होते थे तो हमारे दल को ज़रूर उसमें मौका मिलता था अपनी प्रस्तुति देने का। और आज तो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर नई टेक्निक है, अभी अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी अभी एडिटिंग हो रही है। तो दूरदर्शन केंद्र शिमला ने जो है काफ़ी ऊंचाइयाँ प्राप्त की है। और हम देखते हैं आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी नए नए कलाकार, नई नई उभरती प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। और निरंतर जो है मैं मानता हूँ दूरदर्शन केंद्र शिमला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। दूरदर्शन आगे बढ़ रहा है, दूरदर्शन बहुत उन्नति कर रहा है। इस उन्नति के पीछे आप हिमाचल प्रदेश के जो कलाकार हैं, आप लोगों का बहुत योगदान है। और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, उन्हें सराहते हैं, उनको पसंद करते हैं, उन दर्शकों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपने कहा कि मैं बहुत बचपन से, छोटी उम्र से दूरदर्शन से जुड़ा हूँ। गोपाल जी, आपकी एक स्मृति हमारे पास प्रिजर्व है। हम अपने दर्शकों को आपका एक बहुत ही सुंदर हारुल, आपकी एक प्रस्तुति थी जो बहुत सराही गई थी, उसको हम आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप भी आनंद लें। हारुल। ये वो कलाकार है जो वर्षों से, जिनका नाता दूरदर्शन से जुड़ा है, जो पारंपरिक परिधानों के लिए जाने जाते हैं और पारंपरिक संगीत को जीवित रखने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गोपाल जी, आपकी ये जो यात्रा है ये बहुत पहले से शुरू हो गई। आप नृत्य कला में भी पारंगत है और हमने ऐसा भी सुना है कि आपने अब गीत लिखने भी शुरू कर दिए हैं। कोई ऐसी पारंपरिक रचना जो आपके जहन में हो, आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, कोई ऐसा गीत जो दर्शकों तक पहुँचे, कृपया आप प्रस्तुत करें। लोकगीतों का लेखन का जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे जो संगीत, लोक संगीत जिनसे हमें प्रेरणा मिली है, पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी,
उनकी अनेकों रचनाएं वो हमसे तैयार करवाते रहे, चाहे वो भड़ाल टू के गीत हैं, सिंह टू के हैं, या डिग्याड़ी नाच, इस तरह लायन टी। तो ऐसे कई रचनाएं उन्होंने तैयार की और हमसे ही तैयार करवाते थे जब भी नए गीत लिखते थे। तो धीरे धीरे जो है एक हमें प्रेरणा मिलती रही। हालांकि गीत लिखने में त्रुटियां बहुत होती है, परंतु प्रयास किया मैंने भी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर जोगेंद्र हाबी जी ने। उनकी भी एक पुस्तक जो है वो तैयार है प्रकाशन के लिए, और मेरी भी एक पुस्तक जो है तैयार है। तो कई गीत लिखे हैं, गीतों की तर्जें अभी जो है पूरी सभी गीतों की तर्जें तैयार नहीं हुई है। तो एक छोटा सा गीत है वो एक जो है एक कल्पना की है कि जब एक चांदनी रात होती है तो बाहर का क्या नज़ारा होता है। पुने और जुएणो दा बार बैठा हूँ, पुने और जुएणो दा बार बैठा हूँ। चमको थी धतरे परदीशो तेरा गाँव, पुने और जुएणो दा बार बैठा हूँ। चमको थी धतरे परदीशो तेरा गाँव, पुने और जुएणो दा बारे ठंडड़ी ठंडड़ी बागेरो चले रोए, बारे ठंडड़ी ठंडड़ी बागेरो चले रोए। तेरे गाँव टूरे सारे नजारे मुँह देखी लुए, जुएणो रे लश्कारे चमको था तेरा गाँव। चमको थी धतरे परदीशो तेरा गाँव, पुने और जुएणो दा। आमा बापू बोलो कई आऊंदा नि भितरो, आमा बापू बोलो कई आऊंदा नि भितरो। कहीं बैठा बारे पड़ा ताखे का फिक्रो, तेरी देखू नगरी ना बोली सोकू तेरा नाऊ। चमको थी धरती परदीशो तेरा गाँव, पुने और जुएणो दा। गोपाल जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप पूर्णिमा की रात का जिक्र कर रहे हैं, और पूर्णिमा की रात क्योंकि बहुत उसमें एक दूसरे को देखा भी जा सकता है। आपने बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया है। आपने ये जो परिधान पहना है जिसे लोइया कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी परंपरा है जिसको हम वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ आकृति आपने बनाई है, कुछ रचना आपने की है, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि परिधानों का बहुत महत्व है नृत्य और गायन में। लोइया जो है हमारा विशेष परिधान है और प्रदेश की पहचान है। सोलन, सिरमौर, शिमला महासुई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लोइया आज भी पहना जाता है। जहाँ तक परिधानों की बात है, आज के परिधान अगर देखें तो लोगों ने पहनने छोड़ दिए हैं। आज अगर पारंपरिक परिधान देखें तो सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक सीमित रह चुके हैं, और उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे सिरमौर के परिधान बड़े सीधे साधे रह गए। अगर हम कुल्लू ज़िला की बात करते हैं, किन्नौर की बात करते हैं, चंबा की, कई ज़िलों में जो है वहाँ के कलाकारों ने और वहाँ के कारीगरों ने उसमें बड़ा सुधार किया, उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया। सिरमौर में शायद ये कमी क्यों रही होगी। और हम जब भी बैठते थे, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा है, बड़े भाई के साथ ही रहता हूँ, तो हमारी ज़रूर चर्चा होती रहती थी कि हमारे परिधानों में सुंदरता कम है। और जो सादा लोइया आज से 20 साल पहले था, 25 साल पहले था, वही आज हैं। और ज़िला जो है वो काफ़ी कार्य कर रहे हैं। हमें इसके बारे में कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम इसको अपना नैतिक फ़र्ज़ मानते हैं। जब हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो इसके बारे में
सरेख साहब से भी चर्चा की जाती रही। फिर हमने कई एम्ब्रॉयडरी वाले जो है उनसे बात की और उसके पहले तो स्वयं डिज़ाइन तैयार किए कि हमारा परिधान ऐसा हो जिसमें हमारी संस्कृति दिखे। बाकी कुछ भी लगा दो वो तो फिर जैसे आजकल के सूट हैं वो सेम हो जाएगा, परंतु हम अपने परिधान ऐसे बनाए जिसको देख करके भी हम प्रदेश से बाहर जाते हैं तो एक बार दर्शक ये देखे कि इसके जो इनके परिधान है, इनका लोहिया है, इस पर क्या बनाया है, तो वहाँ से भी हमारी संस्कृति झलके। फिर हमने जो है हमारा जैसे देख रहे हैं आप, ये जो इस पर डांगरा हमने लगाया है, हमारा वैसे भी सिरमौर का पेटेंट करने जा रहा है सिरमौर इसको, डांगरा और लोहिया को। तो फिर उस पर हमने पीछे जो पीठ पर इसमें लोहिये में चोल्टू में हमने हमारे जो शिरगुल देवता है उनके मंदिरों को उकेरा कढ़ाई करके। माँ रेणुका परशुराम जी का मंदिर जो है, तो ऐसी ऐसी आकृतियाँ हमने इसमें बनाई। हमारे यहाँ पर देवदार के पेड़ होते हैं, उसको हमने जो है उसका बॉर्डर तैयार किया। और अपने कलाकारों को जब हमने बात एम्ब्रॉयडरी वालों से पहले की, परंतु जब उनका कोई सकारात्मक उनसे कोई वो नहीं मिला हमें, तो फिर स्वयं जो हमने सुई धागा पकड़ा और पहले खुद प्रैक्टिस की, क्योंकि हमें ऐसी ज़रूरत आज तक पड़ी नहीं कभी कि हम सिलाई का काम करें, क्योंकि कभी मैंने तो कमीज में बटन भी नहीं लगाया होगा। परंतु जब हाथ खड़े कर दिए फिर हमने बोला कि भाई साहब हम खुद काम शुरू करेंगे और खुद सिलाई शुरू की। उसके बाद कलाकारों को इसका प्रशिक्षण दिया और आज हमने हमारा जो चोल्टू है सिरमौर का और लोहिया है उस पर हमने कढ़ाई का कार्य किया और कई उस पर डिज़ाइन उकेरे हैं और प्रदेश के बाहर भी बड़ी सराहना मिलती है। एक उसके बाद जो है हमारी जो वेशभूषा है उसमें एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। आपने बात बताई कि आपने कभी बटन भी नहीं लगाया है, लेकिन इतना सुंदर आपने इस लोहिये के ऊपर आकृतियों को बनाया है, ये बहुत अच्छा है। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपने आवश्यकता को समझा तो आपके हाथों से ही आविष्कार हो गया और आज ये लोहिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खूब सराहना बटोरता है और आप अपनी इस संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपकी बहुत सी ऐसी स्मृतियां हैं जो दूरदर्शन के पास पड़ी है। एक ऐसा ही नृत्य जो बहुत वर्षों पहले दूरदर्शन ने रिकॉर्ड किया, वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। और दर्शकों, गोपाल हब्बी जी के बारे में हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि छोटी उम्र से ही ये गीत संगीत से जुड़ गए। बहुत अच्छे ग्रुप का इन्होंने निर्माण किया। राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने अपनी कला को बखारित किया है, उसे लोगों तक पहुंचाया है। आइए देखते हैं इनकी एक प्रस्तुति। तेरा नखरा नखरे, तेरा नखरा नखरे, तेरा नखरा नखरे, बोलो सोचाओ भोला सजनो, बोलो सोचाओ भोला सजनो, नहीं जियो रा खोटारे, नहीं जियो रा खोटारे, नहीं जियो रा खोटारे। बोलो खिदा मेरी ये कजड़ो, बोलो खिदा मेरी ये कजड़ो, लाए ना खोदा को कौरे, लाए ना खोदा को कौरे, लाए ना खोदा को कौरे। बोलो मेरे तू बोसिए जियो दे, बोलो मेरे तू बोसिए जियो दे, दे प्यारो दाना दो खौरे, दे प्यारो दाना दो खौरे, दे प्यारो दाना दो खौरे।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने, आपका ये जो नृत्य शैली है ये बहुत प्रभावित करती है हमारे दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपने जैसा बताया कि हमारी संस्कृति बहुत बहुत समृद्ध है। हमारा तो ये मानना है कि लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक संगीत आज बहुत बड़े मंच तक पहुंचा है और उसमें आप कलाकारों का बहुत योगदान है। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम से आज लोक संगीत जीवित है और आगे बढ़ रहा है। हम यही इच्छा रखते हैं, यही कामना करते हैं कि ये और भी तरक्की करे। लेकिन गोपाल हब्बी जी, जैसे जैसे समय बदल रहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, गीत संगीत में भी बदलाव आ रहा है। परंपरागत परिधानों को हम छोड़ रहे हैं, परंपरागत संगीत के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रही है। जबकि सिरमौर की जो नाटी है, सिरमौर का जो संगीत है वो बहुत गहन है, उसमें ताल पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन धीरे धीरे वो पक्ष कमजोर होता जा रहा है। आपका क्या मानना है? आपने कहा कि लोक संगीत या परिधान सब में बदलाव, ये बात सही है आपकी कि समय के साथ बदलाव आता है और आवश्यक है, परंतु बदलाव इतना भी ना हो कि मौलिकता ही ख़त्म हो जाए। आज हम देखते हैं, अगर परिधानों की बात करें तो परिधान तो सिर्फ मंचीय प्रस्तुति तक सीमित रह गए हैं। हमारा जो ये लक्ष्य रहा है, जो हम आज लोइये पर ये कढ़ाई कर रहे हैं, एक इसके पीछे हमारा एक ये प्रयास है कि हमारा युवा जो है, जो लोइया छोड़ चुका है, उसके कंधों पर ये लोइया आए, दोबारा आए। आज पैसों की कमी नहीं है, लोग जो है हज़ारों के जो है जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, परंतु हम उसको इस प्रकार से उतना सुंदर बनाएं ताकि युवा उसकी ओर आकर्षित हो। और ऐसा नहीं है कि बदलाव ज़रूर आता है, एक बार हमारी युवा पीढ़ी दोबारा जो है पुरानी परंपराओं के ऊपर विचार करेगी, तो ये भी हमारा प्रयास है कि हालांकि इस लोइये को बनाने में खर्च काफ़ी है, एक एक डिज़ाइन को बनाने में जो है वो 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं, 6-6 दिन लग जाते हैं, और बहुत मेहनत, हम सुबह से लेकर के रात तक काम करते थे और तब जा कर के एक डिज़ाइन तैयार करते थे। तो परिधान जो है, इसको हम अगर सुंदर बनाएंगे और इसकी मौलिकता बरकरार रखेंगे तो ज़रूर इसको युवा जो है पहनेंगे। आज हम मंचीय प्रस्तुति में देखते हैं, आज के कलाकार लोइया पहनने में या पारंपरिक वेशभूषा पहनने में शर्म महसूस करते हैं। यही तो हमारी पहचान है। और रही बात लोक संगीत की, गायन की बात करें, नृत्य की बात करें, जितने भी आजकल के नौजवान कलाकार हैं, उनमें से 1-2% ऐसे कलाकार होंगे जो पारंपरिक गीतों को गाते हैं या उसको उसी तरीके से गाते हैं जिस तरह से गाए जाते हैं। क्योंकि कलाकारों को एक वहम हो चुका है कि जब तक हम उसमें रिमिक्स नहीं करेंगे, उसमें थोड़े अंग्रेज़ी और हिंदी के शब्द नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो फेमस नहीं होंगे। आज हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, हमारे सिरमौर के ही जो है पंडित डॉक्टर के एल सहगल जी, आज वो राष्ट्रपति जी से सम्मानित हैं। उन्होंने तो इस तरह की छेड़खानी नहीं की है। या पद्मश्री विद्यानंद सरीख जी हैं, वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, गायन नृत्य से जुड़े रहें और मौलिकता को उन्होंने अपनाया। इसी तरह जो है कई कलाकार चले गए, हमारे हेतराम तनवार जी होते थे, वो उन्हें कितना बड़ा सम्मान मिला है, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार उन्हें मिला, राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया उन्हें। रोशनी जी हैं सोलन से, बहुत कलाकार है। शांडिल जी आज तक देखो, बेशक उनको जो है क्लासिकल की पूरी नॉलेज थी, यहाँ पर प्रदेश विश्वविद्यालय में जो है वो संगीत के विभाग का अध्यक्ष रहे हैं, परंतु जब भी वो फोक गीत गाएंगे, कोई अपनी पहाड़ी रचना उनकी होगी, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। बहुत ऐसे कलाकार हैं, मैं ये नहीं कि चुन चुन के नाम बता रहा हूँ, परंतु हमारे नौजवानों को ये वहम हो चुका है कि हम जो है जब तक इसमें रिमिक्स नहीं करेंगे, हम जो है फेमस नहीं होंगे। दूसरा क्या, हर कोई स्टार बनना चाहता है। अब पहाड़ी में स्टार कहाँ जो बॉलीवुड के नकल करने जा रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे कलाकार एक बारी कम से कम इन परंपराओं में, यहाँ के लोक संगीत में एक बार थोड़ा झांक करके देखें, कितनी विविधता है यहाँ पर, कितनी विधाएं हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसे दल से और ऐसे लोगों के साथ घर में ही जो है, मतलब ऐसा माहौल मुझे मिला है कि हम तो और गहराई में जाते रहे इसमें, और अभी भी जा रहे हैं। जितना गहराई में जाएंगे उतनी विविधता जो है हमें नज़र आती है, उतना गहनता से हम अगर देखेंगे
तो आप देखेंगे कि हमारे दल ने जो है कहाँ एक बढ़ालटू नृत्य जिसको लोग भूल चुके थे, आज भी कई लोग उंगली उठाते हैं कि ये हमारा नृत्य ही नहीं, सींटू पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि कुछ कलाकार जो है वो सीमित काफ़ी हो चुके हैं। अगर गायन तक है तो सिर्फ जो गाए हुए गीत है उसी तक सीमित है, उसमें छेड़खानी जरूर कर रहे हैं। जो पारंपरिक गीत है उसको भी मतलब उसमें अपने जो है अपने 2-4 सुर मिला करके उसको सोचते हैं कि हमने इसको सुंदर बना दिया। रीमिक्सिंग का समय चल रहा है। दर्शकों, आज गोपाल हबी जी ने बहुत उच्च श्रेणी के कलाकारों के नाम लिए, विद्यानंद सरायक जी, डॉक्टर सहगल जी, तनवर जी, रोशनी जी। ये वो हस्तियां हैं जो दूरदर्शन की एक संपत्ति मानी जाती थी, जिन्होंने दूरदर्शन के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया और उनके किए हुए काम आज भी याद किए जाते हैं। जैसा हबी जी आप कह रहे थे, हम जानते हैं कि पहाड़ी राग को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से संगीतज्ञों ने इस्तेमाल किया, चाहे आदरणीय लता मंगेशकर जी हो, किशोर जी हो, रफ़ी साहब हो। पहाड़ी राग पर ऐसा कोई भी कलाकार नहीं होगा जिसने गाया नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने परंपरागत चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करें, रिमिक्सिंग करें, बल्कि उनकी गहनता को, उसकी गहराई को यदि हम बचा के रखेंगे तो बम्बई वाले लोग भी हमारी चीज़ों को लेने के लिए आएंगे। लेकिन आज के समय में जो अतिशयोक्ति बन जाती है, हम दूसरों को देखकर अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं, इस बात से हमें बचना है। यही गोपाल हबी जी आपसे कहना भी चाहते हैं। आपने जिक्र किया आपके गीतों में जहाँ प्रकृति प्रेम देखा जाता है, आपके गीतों में जहाँ परिधान देखे जाते हैं, आपके गीतों में वहाँ जंगली जानवरों का वर्णन भी देखा जाता है। ये क्या प्यार है प्रकृति के साथ? उन जानवरों को कैसे आप गीत संगीत के माध्यम से मंच तक लाते हैं? आपसे हम आपकी जुबानी, आपका वो जो भरालटू नृत्य है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और आप सुना के हमारे दर्शकों को भी बताएं। भरालटू नृत्य पर सरेख साहब और बड़े भाई साहब ने कई वर्षों तक कार्य किया और मुझे भी, मेरा भी सौभाग्य था कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये ऐसा नृत्य था जो मतलब आज सिर्फ कुछ लोगों को कहानियों तक सीमित रह गया था। और इतना पुराना नृत्य है कि वो दौर था जब हमारे लोग गर्मियों में पहाड़ों पर जाते थे और सर्दियों में जो है गर्म इलाकों की ओर, नेओ की ओर आते थे। तो भेड़ बकरी पालन पहले से ही हमारा जो है एक पेशा रहा है, क्योंकि पुराने समय से लेकर के लोग भेड़ बकरी, जिसके पास ज़्यादा भेड़ बकरी होगी उसको उतना जो है वो संपत्ति वाला व्यक्ति माना जाता था। जब हमारे जो चूड़धार की या ऊंची पहाड़ियों पर जो हमारे बढ़ाड़े कहते हैं भेड़ बकरी पालक, जब वो नेओ की तरफ जाते थे, क्योंकि सर्दी आती है तो गर्म इलाकों की तरफ जाते थे, तो जाने से पहले जो है वो अशोज भादों की जो संक्रांत है उसमें एक उनका एक कार्यक्रम होता था। उसमें पूरी रात वो नाच गाना करते थे, ये भेड़ बकरी की खाल पहनकर नृत्य करते थे और साथ में शेरगुल महाराज की जो पूजा करते थे, क्योंकि आगे का सफ़र जो है फिर उनका आरंभ होने वाला है। कहीं जंगली जानवर उनके भेड़ बकरी को ना खाएं, कोई नुकसान ना उन्हें ना हो, उसकी भी पूजा करते थे और पूरी रात जश्न करके जो है फिर उसके बाद जो है अगली सुबह से वो गर्म इलाकों की ओर प्रस्थान करते थे। तो भरालटू के कई गीत जो है प्रसिद्ध हुए हैं, परंतु एक गीत, कुछ गीत ऐसे हैं इसके जो अभी तक लोगों ने नहीं सुने हैं। सरेख साहब ने बहुत गीत लिखे हैं इसके और गीतों को उसी तरह तैयार किया है जिस तरह मतलब एक पुराने गीत होते हैं, उसी नृत्य के परिवेश और उसके हिसाब से गीत तैयार किए हैं। तो एक छोटा सा गीत जी मैं भरालटू का सुनाना चाहूँगा। एसरू मन, क्षमा करना गलत हो गया। बोल बे कई नहीं नाचा, पिठी दा किया चांगड़ो फांचा। बोल बे कई नहीं नाचा, पिठी दा किया चांगड़ो फांचा। केर का पे पाशारो सांचा, कोई ना तू पोतरा बांचा। केर का पे पाशारो सांचा, कोई ना तू पोतरा बांचा। नाचे नोइया नो छो, हांडे दी सिड़ कुतीरे दामो। भेड़ो दा एया उनोरा लो, हमो दे टाले पूरे डांगरू डिंगा केर का राचा। कोई ना तू पोतरा बांचा।
बोलबे कई नहीं आ नाचा पिठी दा किया चांगड़ो फाचा आगे आउणू मागो तुहार मारे काटने बाकरे चार आगे आउणू मागो तुहार मारे काटने बाकर तुहारो के हमें बाकरा धाचा कहीं ना तुए पोतरा बाचा तुहारो के हमें बाकरा धाचा कोई ना तुए पोतरा बाचा। गोपाल हब्बी जी, हम दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपका सत्कार भी करते हैं कि आपने इस संस्कृति को बचा के रखा है। आगे आने वाली पीढ़ी को आप इस संस्कृति को रूबरू करवाना चाहते हैं। दूरदर्शन के साथ आपका सफ़र वर्षों से चला आ रहा है। ये सफ़र ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। और अब आपसे आपकी कुछ और स्मृतियाँ भी हमारे पास है। इतने वर्षों तक आपने दूरदर्शन शिमला के साथ काम किया है। एक हिमाचल की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए आपने एक गीत प्रस्तुत किया था। वही गीत हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। दर्शकों, गोपाल हब्बी जी एक ऐसे कलाकार हैं जो वर्षों से दूरदर्शन हिमाचल से जुड़े हैं। इनकी एक स्मृति जिसको आपने अक्सर दूरदर्शन हिमाचल से देखा है, आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं। लीजिए इसका आनंद। ऊंची नीची धारा रे मारे हिमाचल देखना सारा रे उठे पंछिया तू ऊंची नीची धारा रे मारे हिमाचल देखना सारा रे उठे पंछिया तू ऊंची नीची धारा रे मारे हिमाचल देखना सारा रे। डिडे हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष आए हैं। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है मैं और दूरदर्शन। गोपाल हब्बी जी से जानने का प्रयास कर रहे हैं परंपरागत संगीत क्या है, परंपरागत गीत क्या है और परंपरागत नाट्य शास्त्र क्या है। नाट्य शास्त्र की अब बात करते हैं। जब आप नृत्य मंचों के ऊपर करते हैं तो बहुत से मंचों के ऊपर हमने भी आपको देखा है। आपकी जो आंखों की आकृतियां है, आपकी जो मुख की आकृतियां है, आपके जो शरीर का आंदोलन है, वो शब्दों को झलकाता है। जैसे अभी आपने अपने गीत प्रस्तुत किए, शब्द भी बहुत मुश्किल है उनको ताल के साथ प्रस्तुत करना। और जब नृत्य की बात आती है तो कई बार ऐसा लगता है कि शब्द आप अपने शरीर से बोल रहे हैं। ये जो नाट्य शैली है, इसमें समृद्धता कैसे आती है? नृत्य के अंदाज की अगर बात करते हैं हम, तो पहले का जो समय था, आज से मुझे याद है कि 10, 15, 20 वर्ष पहले भी जब भी गांव में कोई कार्यक्रम होता था तो मुंजरा गी लगती थी हमारी, और उसमें जो वही व्यक्ति नृत्य करता था जिसको गाना आता है। वो ये नहीं कि वो कहीं से भी गा रहा, किसी भी उसका स्केल क्या है, परंतु आगे वही जा सकता था जिसको नृत्य करना आता था। तो वो आदमी
जैसे गाएगा उसी के अनुरूप जो है अपने नृत्य के उसके अंदाज होते थे। हालांकि आज के दौर में अब जो है वो अब तो आज तो डीजे आ चुका है, अब तो सब 100-100 200-200 व्यक्ति एक साथ नाच रहे हैं, परंतु वहाँ से मैं मानता हूँ कि वहीं से ही शुरुआत हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद गा रहा है, उसको गीत के बोल पता है और वही अंदाज उसका नृत्य में आता था। आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारे जो है हमारे या तो दूसरे राज्यों के जो नृत्य के उसमें स्टेप्स हैं वो मिल गए हैं नाटी में, या फिर फिल्मी जो अंदाज है नृत्य का वो आज हमारे नृत्य में शामिल हो चुका है। परंतु जहाँ तक पारंपरिक नृत्य की बात है तो हम कहीं किसी भी जिला का, इवन अगर सिरमौर की बात कर रहे हैं तो राजगढ़ क्षेत्र का नृत्य और शिलाई क्षेत्र के नृत्य में भी एक अंतर हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। महिलाओं का नृत्य अंदाज जो है वो, जो हमारा शिलाई क्षेत्र का, वो बिल्कुल एक नायाब तरीका था। आज हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ये अंतर नहीं ढूंढ पाते हैं कि ये नृत्य कुल्लू का है या सिरमौर का है, क्योंकि कलाकारों ने इसको मिक्स कर दिया है। हर क्षेत्र का और हर ज़िले का तो कम से कम नृत्य बिल्कुल अलग होता था। किन्नौर की बात करें, वहाँ का नृत्य अंदाज अलग था, चंबा का अलग था, कुल्लू का अलग था, सिरमौर का अलग, और सिरमौर और शिमला के नृत्य में भी कुछ फ़र्क था। तो आज के समय में तो मैं मानता हूँ कि कलाकारों ने जो है इसको और अधिक जो है प्रसिद्ध करने के लिए, और विशेष करके जो हमारे मेलों में कार्यक्रम होते हैं, कई दल उसमें नृत्य करते हैं, तो वो मन चाहे उसमें अंदाज में नृत्य करते हैं। परंतु जो सांस्कृतिक दल है या जो लोग परंपरा से जुड़े हुए हैं, कम से कम उन्होंने अभी तक नृत्य अंदाज को जो है वो कायम रखा है। और जैसे आपने कहा कि ये किस तरह होता है, जैसे हमारे गायन का तरीका है, लोकगीत हैं, उसी के अनुरूप जो है कलाकार, क्योंकि गायक अलग जगह बैठा है, अब मंचीय प्रस्तुतियाँ होती है, तो जब भी हम मंच कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुति देते हैं, अभी हाल ही में हमारा दल जो है केरला गया था, तो वहाँ पर लगभग 1.5-2 घंटे की प्रस्तुति हमारे सांस्कृतिक दल की हुई। कहते कि इतना लंबा कार्यक्रम कैसे हो पाता है, परंतु हमारे दल ने 1.5-2 घंटे की प्रस्तुति दी, और ऐसी जगह पर दी जहाँ पर लोग हिंदी भी नहीं समझते हैं। तो वो क्या समझते हैं, जब जो गा रहा है वो नृत्य अंदाज में हम वो पूरी बात बता रहे हैं। और एक बात और बताऊं कि वहाँ पर जाकर के ढीली नाटी की प्रस्तुति हमारे दल ने दी, डॉक्टर जोगेंद्र हाबी ने और सरोज कुमारी ने ढीली नाटी की प्रस्तुति दी, अन्य कलाकारों ने उनका सहयोग दिया। तो ये भी एक प्रयास था कि प्रदेश से बाहर एक ढीली नाटी सबसे जो है हमारा धीमी गति का नृत्य है, विलंबित लय में चलता है, और लोग कहते हैं कि ये तो फास्ट चाहिए जी, आज के ज़माने में फास्ट चाहिए। हमने ढीली नाटी भी की, वहाँ पर ठोडा भी किया, और दर्शकों ने खूब तालियां बजाई इसके लिए। तो हम अगर प्रयास करेंगे, जब तक हम दर्शकों को दिखाएंगे नहीं कि हमारी पारंपरिक चीज़ें हमारे पास क्या है, पारंपरिक विधाएं क्या है, तब तक दर्शकों को पता कैसे चलेगा। नौजवान सोचते हैं कि नहीं जी, आज तो नया कुछ चाहिए, आज रिमिक्स चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जो पारंपरिक अंदाज नृत्य का है, और जो पारंपरिक गीत जो हमारे पुराने कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज से गाए हैं, हम उसको उसी हिसाब से गाने का प्रयास करें। आप अपनी प्रस्तुतियाँ केरल में भी देते हैं, गोवा में भी देते हैं, जहाँ पर लोग हिंदी नहीं समझ पाते, वहाँ सिरमौर की ठेठ संस्कृति को आप प्रस्तुत करते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा, ये आभास होता है कि गीत संगीत बंधनों में बंधा नहीं है, वो भावों से प्रस्तुत हो जाता है। शब्द अगर समझ में ना भी आए तब भी भाव उसे व्यक्त कर देते हैं। हबी जी, आपने बहुत अच्छी चर्चा आज के इस कार्यक्रम में की है, युवाओं को भी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। परंपरागत गीत को, लोकगीत को, लोक संगीत को आपने जीवित रखा है। भविष्य में आप बहुत तरक्की करें, बहुत उन्नति करें, बहुत ऊंचे पायदान पर आप पहुँचे, और दूरदर्शन से आपका नाता यूं ही जुड़ा रहे। फिलहाल कार्यक्रम का वक्त तो हो ही चला है, लेकिन कार्यक्रम की संपन्नता हम आपके एक गीत से करना चाहेंगे। चलते चलते आप कौन सा गीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? दर्शकों, आज के नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम को यहीं हम संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं, और आपका दिन मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। चलते चलते सुनते हैं गोपाल हब्बी जी का ये सुंदर सा गीत। एक गीत आपको सुना रहा हूँ, मेरे पिताजी का एक प्रसिद्ध गीत रहा है, तो ठोडे के लिए ये गीत गाया था।
आंडुओ गानियों पांडे टराए, आंडुओ गानियों पांडे टराए, टिबे के जांदी है खोड़े चढ़ाए, बेबी है दूर गो खोड़े चढ़ाए, बेबी है दूर गो खोड़े चढ़ाए, टिबे के जांदी है खोड़े चढ़ाए, टिबे के जांदी है खोड़े चढ़ाए, पोल के लाठिए मुंडो दिलाए, पोल के लाठिए मुंडो दिलाए, बेबी है दूर गो मुंडो दिलाए, रेल टू धारो दा को जिया दांगा, रेल टू धारो दा को जिया दांगा, शिगाओ भूपिया सोयरा मोझांगा, शिगाओ भूपिया सोयरा मोझांगा, बेबी ये दूर गो सोयरा मोझांगा, बेबी ये दूर गो सोयरा मोझांगा, रेल टू धारो दा चुम को तारा, रेल टू धारो दा।